अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के हवाले से एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं बाद में आता हूँ। पहले ज़रा रशिया के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँ। अभी रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि पहले सोवियत ज़माने में इसको लेनिनग्राड कहते थे, ये यूरोप में है, क्योंकि आधा रशिया यूरोप में है, आधा एशिया में है, तो यूरोप के हिस्से में पड़ता है ये। तो लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी अफ्रीकन कंट्रीज़ और रशिया की। अब उसमें वेस्ट का आपको पता है प्रोपेगेंडा का तरीका। वेस्ट ने ये प्रोपेगेंडा किया कि खाली 17 अफ्रीकन मुल्क आए, बाकी तो कोई नहीं आया। प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो आइसोलेटेड है, जब से इसने यूक्रेन पे हमला किया, और वो बिल्कुल आइसोलेशन में है। जबकि हम सब जानते हैं कि रशिया में यूक्रेन रशिया वार के बाद कितने लीडर मिल चुके हैं पुतिन से। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फिर चाइना के जी जिनपिंग, और कितने लोग जाते रहते हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं। और ये जो 17 लोग का कह रहे हैं, ये देखें ग्रुप फ़ोटो के लिए वाइड एंगल कैमरा यूज़ किया गया, तो जाके ग्रुप फ़ोटो बनी है। ये आपको 17 लग रहे हैं, और उसमें बड़ी ब्रेकिंग चीज़ें आई हैं जिसने वेस्ट के मुंह पे थप्पड़ मारा है। पहली चीज़ तो ये हुई कि पुतिन ने इसमें ये कहा है कि हम 6 अफ्रीका के मुल्कों को फ्री में अनाज देंगे, फूड ग्रेन्स देंगे। रशिया की जो डील यूनाइटेड नेशन से हुई थी ब्लैक सी में एक्सपोर्ट के हवाले से, वो ख़त्म हो गई है, जिस पे वेस्ट शोर मचा रहा था कि गरीब मुल्कों का क्या होगा, वो भूखे मर जाएंगे। तो पुतिन ने साफ कहा था कि हमने अंदाज़ा लगाया है कि ये जो ब्लैक सी से रशिया और यूक्रेन का जो ग्रेन जाता है, फूड ग्रेन, वो 70 to 80% तो यूरोप खा जाता है, और जो गरीब मुल्कों की बात करते हैं उनको तो 3% मिलता है। तो पुतिन ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और एरिट्रिया को हर साल 25 से 50 हज़ार टन फूड ग्रेन फ्री में देंगे, और उसकी डिलीवरी भी हम अपने पैसे से करेंगे। उनको मुफ्त में उनकी जगह पे ये मिलेगा फूड ग्रेन। और हम सिर्फ बातें नहीं करते, वेस्ट की तरह कॉलोनाइजेशन नहीं करते, हम अमल करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकलिटी में हम बिलीव करते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि अफ्रीका में इतना ज़बरदस्त फर्टाइल लैंड्स हैं, लेकिन वहाँ पे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ने तबाही और बर्बादी फैला दी, और आज अफ्रीका गरीब है। तो इसकी वजह यह है कि यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने वहाँ पे लूटमार की, और आज तक वहाँ पे अपने पपिट्स के ज़रिए लूटमार कर रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि किस मुल्क के पास कितना टन सोना है। अब आप देखें कि अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है इनके रिज़र्व में, इंग्लैंड के पास है, फ्रांस के पास है, यूरोप के हर कंट्री के पास है। कहाँ से आया भाई? यूरोप में तो कोई सोने की कान नहीं है। कहाँ से आया? अफ्रीका से आया, इंडिया से आया। जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ थीं वहाँ से लूट मार करके पूरा सोना लेके गए। अमेरिका में सोने की कानें थीं, लेकिन अमेरिका में जब अमेरिका आज से 400-500 साल पहले, कब बना था अमेरिका? 1492 मेरा ख्याल है। उस वक्त सारे यूरोप के डाकू पहुंचे हुए थे, और अफ्रीका से गुलाम लेके गए थे भर भर के शिप, वो पूरे अमेरिका को खंगाल लिया था। 200-250 साल से जब से ये अमेरिका बना है, उस वक्त तक तो ये छोटी छोटी स्टेट्स थी, उस पर इंग्लैंड का कब्जा था, किसी पे फ्रांस का कब्जा था। तो आज अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है, तो कहाँ से आया? ये सब लूटमार। फिर इराक, सीरिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान,
इधर हमले करके अमेरिका को डेमोक्रेसी पहुंचाने गया था। वहाँ से शिप भर भर के सोना गया है, इतना सोना गया है कि अकल हैरान रह जाती है। कंटेनर भर भर के सोने की ईंटें लेके गए हैं। इराक लीबिया गरीब मुल्क नहीं थे। इराक लीबिया में पूरी दुनिया से लोग जॉब्स करने जाते थे, जिस तरह सऊदी अरब और दुबई में जाते हैं। कितना इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पे जॉब करता था। अमेरिका वहाँ पे गया, कोई पूछने वाला था नहीं। गद्दाफी को मार दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया। पूरा मुल्क में हालत जंग थी। उसमें एक सुपर रेस अमेरिका के फौजी कमांडोज हर जगह घूमते फिरते रहते थे, और जहाँ बड़े बड़े बॉक्सेस भर भर के डॉलर और हजारों टन सोना वहाँ से स्मगल करके लेके गए हैं, शिपों में भर भर के। कौन पूछ सकता था? अमेरिका के इतने बड़े बड़े नेवी के जहाज आते थे जाते थे, कभी किसी के बाप की हिम्मत है कि कोई रोक के पूछे? तो इसी तरह अफ्रीका के मुल्कों में सबसे ज़्यादा इस वक्त सोने की कानें हैं। अफ्रीका के किसी मुल्क के पास गोल्ड रिजर्व क्यों नहीं है? इतना माली से सोना निकलता है, माली के पास क्यों गोल्ड रिजर्व नहीं? इसी तरह फर्टाइल लैंड है पूरा अफ्रीका, आपको जंगलात और ये सब मिलेंगे। वहाँ पे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ अगर आप उनको सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर कर देंगे तो वो फिर यूरोप का भाव कैसे पूछेंगे? तो उनको अनाज के लिए मोहताज रखते हैं। तो पुतिन ने कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम आपको एग्रीकल्चर के फील्ड में सपोर्ट करेंगे, और आप अगर हमारी लाइंस पे चलेंगे तो आप खुद इतना अनाज उगाएंगे कि आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। हम आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार हैं। हम यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की तरह नहीं करेंगे। इसके अलावा पुतिन ने यह भी कहा कि सोमालिया ने सोवियत यूनियन के ज़माने में हमसे हथियार खरीदे थे, जिसका 691 मिलियन डॉलर का कर्जा बाकी है, वो मैं माफ़ करता हूँ, राइट ऑफ, ख़त्म। पुतिन ने 20 बिलियन डॉलर का कर्जा माफ़ किया अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर से। अंगोला के ऊपर 3.5 बिलियन डॉलर था, ख़त्म। एथियोपिया के ऊपर 5 बिलियन डॉलर, ख़त्म। अल्जीरिया के ऊपर 5.7 बिलियन डॉलर, ख़त्म। लीबिया के ऊपर 4.5 बिलियन डॉलर, ये सब कर्जे माफ़ कर दिए। अब आप वापस उस ग्रेट गेम की तरफ जाएं। ग्रेट ग्लोबल गेम जो है ना, इसमें जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड और फ्रांस की कॉलोनीज जहाँ जहाँ थीं वो भी इंग्लैंड और फ्रांस के लिए लड़ रही थी। जैसे इंडिया के फौजी, इंडिया का वर्ल्ड वॉर 2 में क्या वो था? कोई काम ही नहीं था। इंडिया का तो किसी से झगड़ा नहीं था ना भाई। लेकिन इंडिया की फौजें पूरी दुनिया में जंग लड़ रही थीं इंग्लैंड के लिए। उस वक्त कॉलोनाइजेशन थी। आज अगर ग्रेट गेम चलती है ग्लोबल, उसमें इनके पास वो अब कॉलोनाइजेशन का ज़माना नहीं। उल्टा अमेरिका की हरकतों की वजह से आधी से ज़्यादा दुनिया तो उनसे नफरत करती है। लेकिन पुतिन जो है, उसने पूरा अफ्रीका, इतना बड़ा है अफ्रीका, पूरे अफ्रीका को अपनी तरफ कर लिया है। ये एरिट्रिया के प्रेसिडेंट एफवर की, उसने तकरीर की कि यूक्रेन तो एक कुर्बानी का बकरा है। ये रशिया और यूक्रेन की वार नहीं, वेस्ट चाहता है कि रशिया को हरा दे, क्योंकि रशिया हार गया तो फिर वेस्ट पूरी दुनिया में हेजेमनाइज करेगा, कॉलोनाइजेशन ऑफ पूरी दुनिया का करेगा। तो अजीज़ दोस्तों, वैसे तो इस अफ्रीका रशिया कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उधर ही ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बनाई है ब्रिक्स के 5 मुल्कों ने। उसकी प्रेसिडेंट है ना, वो पुतिन से मिली। तो डिल्मा रूसेफ, ये शायद ब्राज़ील की हैं, वो पुतिन से मिली। तो पुतिन ने उनको कहा कि
देखें, डॉलर है ना, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक हथियार है जो कि अमेरिका यूज़ करता है। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा तजर्बा पब्लिक वर्क और इस एरिया में तुम्हारा जो नॉलेज है, तो तुम हर वो कोशिश करोगी कि दुनिया में इंसाफ आए और डॉलर की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो। और हम देखते हैं कि डॉलर डी डॉलराइजेशन का सिलसिला तो शुरू हो गया है। कई देशों ने अपनी करेंसीज में, जैसे इंडिया की 17-18 कंट्रीज़ के साथ डील हो चुकी है कि अब इंडियन रुपीज़ में करेंसी डील होगी। चाइना भी यही डील्स कर रहा है, रशिया ने भी अपनी डील्स इसी पे रखी हुई हैं। तो अब डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि अमेरिका की हेजेमनी टूट रही है। अमेरिका का पता है कि अमेरिका एक बहुत ही गलत चीज़ में फंस गया है। इसकी वजह यह कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है ना, अपनी ताकत के नशे में, जब सोवियत यूनियन टूटा इसके बाद इसको ताकत का इतना नशा आ गया कि इसने पूरी दुनिया में हमले करने शुरू कर दिए, दुनिया को पट्टियां पढ़ानी शुरू कर दी। कोविड आया, कोविड के नाम पे वैक्सीन और पूरी दुनिया की हेल्थ का सत्यानाश कर दिया है। इतनी मौतें अननेचुरल, नेचुरल डेथ नहीं है ये, अननेचुरल डेथ इतनी हो रही हैं कि अकल हैरान रह जाती है। रोज़ ही कहीं ना कहीं सुनते हैं हम अच्छे खासे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की उम्र बहुत लंबी होती है भाई। इनकी लाइफ में इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि इनकी उम्र लंबी होती है। एक से एक यंग सेलिब्रिटी मर रहा है। फ्रस्ट्रेशन, एंटी डिप्रेशन दवा जितनी वेस्ट में इस्तेमाल हो रही है कभी हिस्ट्री में नहीं होती थी। पूरी कौम फ्रस्ट्रेटेड है इनकी, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब हमें एक क्लाइमेट चेंज का नया पंगा चला रहे हैं। अभी एंटार्कटिका में -83 सेंटीग्रेड, -117 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर। ये 2017 से अब तक सबसे ज़्यादा माइनस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। हमें कह रहे हैं कि जी ये अपना ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल बॉइलिंग नाम दिया है अब, ग्लोबल बॉइलिंग, गर्मी। इंडिया में लोग चीख रहे हैं गर्मी बहुत है। कब नहीं थी भाई गर्मी, कब नहीं थी? हर साल इतनी होती है गर्मी। इस वक्त ये जुलाई का एंड है, 28 जुलाई के टेम्परेचर आपको बता रहा हूँ। तेहरान 37, एथेंस 32, न्यूयॉर्क 32, सिंगापुर 31, न्यू दिल्ली 29 जुलाई के एंड में, मैड्रिड 29, मैड्रिड में 40 तक जाता है, बीजिंग 29, टोरंटो 26, लंदन 21, और इसको ग्लोबल बॉइलिंग, बर्लिन 20, ग्लासगो 19, नैरोबी 18, केप टाउन 14, और ये कह रहे हैं ग्लोबल बॉइलिंग। मामू बना रहे हो भाई। अजीज दोस्तों, रशिया के हवाले से आखिरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि मारिया ज़खारोवा, ये रशिया की स्पोक्स पर्सन हैं, प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन हैं। इन्होंने अभी कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि कॉलोनाइजर्स थे, जो पूरे अपने यूरोप से बाहर निकल के पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनाते थे, मज़े की बात यह है कि आज ये खुद कॉलोनीज बन गए हैं। वो मुल्क जिनकी बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, पूरी दुनिया में इनकी कॉलोनीज थी, ये आज खुद कॉलोनीज बन गए हैं। और इन्होंने अपनी मर्जी से कॉलोनी बनना पसंद किया है, इसलिए कि ये सब नेटो के मेंबर हैं। और नेटो के ऊपर एक बैठा है वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन हर फैसला खुद करता है और इनके ऊपर इम्पोज करता है, और ये चुपचाप कबूल कर लेते हैं। ये कहने को तो आज़ाद देश हैं, लेकिन ये अब आज़ाद नहीं रहे, क्योंकि ये नेटो के उसमें बंधे हुए हैं और ये अपनी मर्जी से अब कुछ भी नहीं कर सकते। और हर चीज़ में मर्जी सिर्फ अमेरिका की चलती है, और उसमें ना अमेरिका का कोई फ़ायदा है, अमेरिका के लोगों का, ना यूरोप के लोगों का फ़ायदा है। जब नेटो एक कलेक्टिव इदारा है तो कलेक्टिव डिसीजंस होने चाहिए, लेकिन नहीं, एक जगह से फैसला होता है। और अब वो ज़्यादा डिफाइन कर रही हैं। वो कह रही हैं
कि उसमें भी ऊपर अमेरिका का फैसला नहीं होता, ये एक कौम का फैसला होता है। वो कौम है एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन कौन? ये ब्रिटिश लोग जो अमेरिका गए थे। अमेरिका में जो गोरे हैं, जो वाइट सुपरमैसिस्ट हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर को लीड करते हैं, वो ब्रिटिश ओरिजिन के ज़्यादा हैं। अमेरिका में जर्मन भी हैं, जैसे ट्रंप शायद जर्मन ओरिजिन का है, क्लिंटन जो है वो शायद आयरिश ओरिजिन का था, लेकिन वहाँ इंग्लिश चलती है ना, वहाँ ज़्यादा ब्रिटिश। तो ये एंग्लो सैक्सन लोग हैं जो ना इंग्लैंड का फ़ायदा देखते हैं ना अमेरिका के लोगों का फ़ायदा देखते हैं। ये अपनी पॉलिटिकल एलिट है इनकी, जो सारे फैसले करती है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे आता हूँ मैं इंग्लैंड की खबर पे। इंग्लैंड में अभी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसमें कुछ ऐसी खबरें निकल के आई हैं कि मतलब लोग हैरान हैं कि ये सब क्या हो रहा है। डेली मेल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें कुछ वकील हैं, कुछ लॉयर्स हैं, जिनसे बात की गई पर्दे में रह के हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो झांसे में आ गए। जैसा कि आपको स्टिंग ऑपरेशन का पता होता है, उसमें खबर ये निकली है कि एक एमपी है सिमरनजीत सिंह मान, उसकी एक वीडियो जून 2022 में वायरल हुई थी, जिसमें उसने ये कहा था कि उसने लेटर दिए थे कुछ लोगों को कि इंडिया में इन सिखों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और खालिस्तानियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। सिखों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप इंग्लैंड में या यूरोप में आप जाएं अजाइलम लेने, तो आप बताएं कि हमारे ऊपर इंडिया में इतना टॉर्चर हो रहा है और इंडिया सिखों पे इतना जुल्म कर रहा है और ये और वो। और इसमें ये सिमरनजीत सिंह मान ने ये लेटर दिए थे, और इसके अलावा वकीलों ने और पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, 50,000 ऐसे लेटर इशू किए गए हैं और इसका 350 पाउंड पर लेटर वसूल किए गए हैं। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जिसमें बताया जाता है, वो इंटरव्यू देने जाता है जब कोई सिख लड़का, तो वो रोता धोता है कि मेरे ऊपर इंडिया में इतने जुल्म हुए, हमारे ऊपर सिखों की वजह, हम सिख हैं इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हम खालिस्तान की डिमांड करते हैं और ये सब चीज़ें। और बाकायदा उसके प्रूफ, आपको पता है हमारे इंडिया पाकिस्तान में प्रूफ तो आसानी से बन जाते हैं, तो प्रूफ देता है। जबकि असल खबर ये है कि पूरी दुनिया में जितना भी सिख है ना, उसका 90% इंडिया में रहता है। 2 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में सिख हैं और इंडिया में सिख टॉप पोजीशंस पे हैं। कभी एक ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें सिखों के किसी गुरुद्वारे पे इंडियन गवर्नमेंट ने, आप 84-85 को भूल जाएं, वो एक वाक़या था जिसको सिख भी मानते हैं कि वहाँ पे टेररिज्म के लिए सारी चीज़ें पाकिस्तान करवा रहा था। और अभी मेरा जून का एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का जो न्यूज़लेटर है, उसमें 3 पेज की पूरी स्टोरी प्रूफ्स के साथ मैंने दी है कि किस तरह पाकिस्तान सिख आतंकवादी को यूज़ करता है। वरना सिख एक ज़बरदस्त कौम है, मैं दिल से उनको हमेशा पसंद करता हूँ, इसलिए कि मैंने सिखों के साथ काम किया है। बेल्जियम में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक इलाका है टोंगरन, बिल्कुल ब्रसल से 106 किलोमीटर की ड्राइव होती थी। वहाँ पे एक घर में हम रहते थे जिसमें एक पिंडी का लड़का था, एक मैं था और 6 सिख थे, और हम खेती बाड़ी का काम करते थे, स्ट्रॉबेरी तोड़ने जाते थे और शाम को आके बियर चिकन पकाते थे और ज़बरदस्त हमारा वहाँ पे उनके साथ। तो मैंने बड़ी जिंदा दिल कौम देखी है ये, इनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, छाप है इनकी बॉलीवुड पे, म्यूज़िक पे, कल्चरल उस पे। लेकिन मैं इन खालिस्तानियों को सिख नहीं मानता, क्योंकि सिख ऐसी गद्दार बुज़दिल टाइप की कौम नहीं है ये जो खालिस्तानी कर रहे हैं। तो ये एक केस आया है जिस पे अब काफ़ी शोर मच रहा है
लेट्स सी आगे इस पे क्या होता है। आखिर में एक छोटी खबर आपके साथ शेयर करूंगा, ये अंजुम चौधरी है। अंजुम चौधरी की वीडियोस भी कई वायरल हैं और ये है कि ये खुल के टेररिज्म की एडवोकेसी करता है और इसने कई वीडियोस में कहा है कि हाँ, हम एक वक्त आएगा कि इस इंग्लैंड में आपसे पूछा जाएगा कि आपका मज़हब क्या है, घर पे नॉक करके हम पूछेंगे, और अगर आप इस मुसलमान नहीं हुए तो आपको जजिया देना पड़ेगा या फिर मुसलमान होना पड़ेगा। अभी इसको गिरफ्तार किया है। इसने एक इंटरव्यू में कहा कि बेनिफिट लेता है। ये अभी ISIS की रिक्रूटमेंट के लिए गिरफ्तार भी हुआ था, जेल भी हुई थी, 2 साल जेल काटी। जेल से निकल के सीधा जेल के दरवाजे से जो बंदा इसको लेने आया था उसकी गाड़ी में बैठ के बेनिफिट के ऑफिस किया और बोला मैं तो जॉबलेस हूँ, पैसा दो। तो जॉबलेस अलाउंस, घर इसको पूरा दिया गया जिसका किराया सरकार भरती है, और पूरा इसको बेनिफिट यानी वीकली पैसा मिलता था, अभी भी मिल रहा है। अब वापस ये गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जेल में बैठे बैठे भी इसके घर वालों को बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट यहाँ पे आपको जिनको नहीं पता बता दूं कि बेनिफिट यहाँ पे सोशल अलाउंसेस को कहते हैं, कि जो जॉबलेस हैं उनको किराया घर देती है, या तो घर नहीं है तो आप किराए पे घर ले लें और वो घर का किराया फिर सरकार भरती है, और आपको एक वीकली अलाउंस बंधा हुआ होता है कि इतना आपको हर वीक का इतना मिलेगा, या मंथली तो हर मंथ का इतना मिलेगा। वो बेनिफिट ले रहा है। इससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप तो बेनिफिट ले रहे हो, ये हराम नहीं है? तो बोला नहीं, इसको हम जजिया समझते हैं, ये हमारे लिए जिहाद बेनिफिट है और हम तो जिहाद लड़ रहे हैं, तो इसका ये हमें जजिया मिल रहा है। अब ये गिरफ्तार हुआ है, वापस यहाँ के लीगल सिस्टम इतना वीक है कि आराम से बाहर आ जाएगा, फिर ये अपनी नफरत की दुकान चलाएगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।